अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जूली है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और ये जो भी आप थोड़ी देर पहले खबर देख रहे थे, जो ज्यादती हुई है ट्रांसजेंडर के साथ, मैं वहीं पे मौजूद थी, उधर ही थी। वो लोग पहले उस बेचारे ट्रांसजेंडर के घर उसको मारते रहे, फिर जितने ट्रांसजेंडर सियालकोट के थे उन सबको एक वहाँ पे ट्रांसजेंडर अजीम है उसके घर लेके आए और सारी रात उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को मारा है। उनके साथ इतना बुरा सलूक किया है, इतना बुरा सलूक किया है कि अगर आपके किसी बच्चे के साथ वो होता तो आप खुदकुशी कर लेते। और सारी रात हमें रेप करते रहे और हमारे सर में जूते मारते रहे। मैं अभी 3 महीने पहले फैसलाबाद से आई हूँ। आपने पहले भी देखा होगा कि फैसलाबाद मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है। वहाँ भी मेरे साथ गैंग रेप हुआ, मानी चोर का गैंग था और वहाँ पे भी नहीं अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की। सिर्फ मानी पकड़ा गया, वो भी मेरा हाथ से ज्यादा मीडिया पे मैंने तमाशा लगाया है और मैंने सबको कहा है और बस सिर्फ उन्होंने मानी को पकड़ा और दूसरा लड़का भी तक उन्होंने नहीं साथ पकड़ा उसके गैंग को। अब मैं सियालकोट में सर छुपाने के लिए गई हूँ। वहाँ पे ये जज्जे भट्ट के नाम से गैंग है जो ट्रांसजेंडर्स को जुल्म करता है। हर शहर में इस तरह के गैंग्स बने हुए जिन्हें पता है कि इनको कोई मुंह नहीं लगाता, ट्रांसजेंडर्स की कोई वुकत नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इन्हें कुत्ता भी नहीं समझती। हुकूमत पाकिस्तान ने तो कुत्तों के लिए भी हुकूक बनाए और हम तो कुत्तों से भी बुरे ना, जिनसे कोई हुकूक नहीं है। शायद हम किसी से पैदा नहीं हुए, शायद हमें किसी ने पैदा नहीं किया। ये जितने भी हुकूमती लोग बैठे, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं, उनके घर में भी तो अल्लाह दे सकता है, उनके घर भी खुसरे पैदा हो सकते हैं। तो अल्लाह के खौफ से डरे खुदारा में हुकूमत पंजाब ये इल्तिजा करूंगी कि तो हम तो सपोर्ट भी आपको करते। सबसे ज्यादा कुत्तों जैसा सलूक इस मुल्क में हमारे साथ किया जाता है। हमारा कसूर क्या है? हमने बुरा क्या किया है किसी के साथ? हम ना डकैत है, ना हम चोर है, ना हम किसी के साथ ज्यादती करते और हर जगह हमारे साथ ये किया जाता है। मुझे पहले मारा, मेरे बाल काटे, मेरा गेट किया, अब ये देखे दोबारा मेरे बाल काट दिए और मुझे सारी रात कुत्तों की तरह बस का इशारा बना और मैं ना करती थी तो मुझे जूते मारते थे। मेरा जिस्म देखे। खुदारा हमारी मदद के लिए आए, कोई फरिश्ता, कोई मसीहा हमारी मदद के लिए आए। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आप सब लोगों से इल्तमास है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। बिल्कुल एक न्यू कमर हैं सोनिया और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं हमारे लिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सोनिया का बहुत अच्छा इनिशिएट है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं फिर हमें वही मायूसी या बददिली का सामना होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम मज़ीद ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। हर ख़ास व आम को मतला किया जाता है कि कल बरोज़ वैलेंटाइन के दिन जो जोड़ा भी बाज़ार में, पार्कों में, मार्केटों में नज़र आया तो जबरन निकाह करवा दिया जाएगा। ये ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरग टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरग टीवी का वीएन क्या है, आज एक बार फिर उसी वीएन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एक फैंटास्टिक स्टार और एक दबंग सेलिब्रिटी जिनका नाम है जूली खान, जो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हम जूली जी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। हम ऑलरेडी हम बहुत सारे वेब चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल्स पे हम लोग इनकी वीडियोस जो माशाल्लाह से वायरल होती हैं, नो डाउट के ये एक दबंग पर्सनैलिटी हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी स्टार है कम्युनिटी की। तो मैं ख़ुद पर्सनली इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, मैं ख़ुद पर्सनली इनकी बड़ी फ़ैन हूँ और सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम कहती हूँ दिल की गहराइयों से और इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आज ही हमारे सेट पे तशरीफ़ लाई। तो अस्सलाम वालेकुम जूली।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सोनिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और आप बिल्कुल हमारे लिए जो हमारी जो ख्वाजा सरा तबका है उन अफराद के लिए आप एक मशले राह हैं और आपने साबित किया है कि किस तरह हम एक बिल्कुल नए सिरे से एक शुरुआत करके उसको एक बेहतर रंग में ला सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये इनिशिएटिव लिया। आपने हमें बीइंग अ ट्रांस वूमेन इन पाकिस्तान आपने बताया कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स हैं अगर हम चाहें तो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मुझे बहुत खुशी है आपके पास आके। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट जो आपने मेरी की, हमारी टीम की मूरत टीवी की। ये होता है ना कि थोड़ी सी हौसला अफजाई से फिर इंसान का ज़्यादा अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो आपका बल्कि शुक्रिया कि आप इतनी दूर इस्लामाबाद से हमारे शो पे, हमारे सेट पे तशरीफ़ लेके आई। और आज जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है और दुनिया इस वक्त फूलों के गुलदस्ते जो हैं, फूलों की कलियां एक दूसरे को बांट रही हैं। तो हमने रेड सूट नहीं पहने हुए और हम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे। वो क्यों नहीं मना रहे? इस शो से पहले आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था, वो एक न्यूज़ थी जो कल चली और हम लोगों ने देखी, आप लोगों ने भी यकीनन देखी होगी। आज हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, साथ साथ हम जूली की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि इनका जर्नी फैमिली से कम्युनिटी तक और कम्युनिटी से एक्टिविस्ट बनने तक और एक्टिविस्ट बनने से एक स्टार बनने तक का सफ़र कैसा रहा, इनने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया, इन्होंने कौन कौन से हर्डल को फेस किया, बैरियर को फेस किया और आज माशाल्लाह से दुनिया में इनका इतना नाम है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया शो के स्टार्ट में कि मैं पर्सनली इनकी बड़ी फ़ैन हूँ। और मैं इतनी फ़ैन हूँ कि मैं इनका जो शो है, इनका जो प्रोग्राम है वो साउंड सिस्टम पे लगा के सुनती हूँ और दूसरों को भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ कि देखें हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे माशाल्लाह से सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, कैसे कैसे किसी दबंग पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और बात करने से सच्ची बात, हक और सच की बात करने से बिल्कुल नहीं कतराती। तो जूली, आज 14 फरवरी है, उस पर हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लें। आज वैलेंटाइन डे है और लोग फूलों की कलियां, फूलों के गुलदस्ते एक दूसरे को तोहफ़े में दे रहे हैं, चॉकलेट्स बांटी जा रही हैं। तो आपने क्या 14 फरवरी मनाया? देखें, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुसलमान होने के नाते बचपन से अभी तक हमें यही पता है कि हमारे 2 त्यौहार 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। हम छोटी ईद मनाते हैं, हम बड़ी ईद मनाते हैं, हम जश्न ईद मिलादुल नबी भी मनाते हैं। लेकिन 14 फरवरी मनाने का तसव्वुर कहाँ से आया मुझे नहीं पता, क्योंकि मोहब्बत मनाने का कोई मखसूस दिन नहीं होता। हर दिन आप मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें बताया है कि आप अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी के हकूक़ रोज़ पूरे करने हैं। 14 फरवरी को नहीं पूरे करने तो वो मोहब्बत है। आपने अपने वालिदैन के हकूक़ पूरे करने तो वो मोहब्बत है। तो मोहब्बत हमारे दिलों में एग्जिस्ट करती है, हम ह्यूमन नेचर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको मनाने का एक मखसूस दिन बना लेना। और फिर देखें एक मौजू जो कंट्रोवर्शियल हो जाए सोसाइटी में, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाए और उसकी ज़रूरत भी ना हो, तो मेरा ख्याल है उसको मनाने के लिए बहस क्यों है। अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी, हमने आपको भी स्टूडियो में दिखाई कि आपने देखा कि वो कुछ पुलिस वाले थे, कोई सरकारी मुलाजम थे, तो वो अनाउंस कर रहे थे साउंड के ऊपर कि जो 14 फरवरी मनाएगा और जो लोग पकड़े जाएंगे उनका वहीं पर निकाह कर दिया जाएगा। तो आपके ख्याल में कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि नेगेटिव, कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे लिए इसको पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट बनाने से पहले ये एस्पेक्ट है ही क्यों, इस पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो बात की बात है। आप जबरन निकाह कैसे करवा सकते हैं जबकि इस्लाम रजामंदी के बगैर निकाह कबूल नहीं करता। That's a point. तो आप जब एक चीज़ को आप इस तरह से कहें कि जो जोड़ा पकड़ा जाएगा उसको सज़ा दी जाएगी, उसको मारा पीटा जाएगा, उसको रोका जाएगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये कल्चर हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है, ये डेटिंग कल्चर कहाँ से आया है, ये कहाँ से, जब हमारे पास निकाह की इजाज़त मौजूद है, जब हम किसी को अपना सकते हैं लीगली तौर पे, इस्लामी तौर पे, अपने मजहब के तौर पे, तो वो एक डेटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आप औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और आप उसको मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखा कि अभी मतलब हम लोग इतना वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। मतलब मोहब्बत के इजहार का कोई एक दिन ही क्यों, मैं आपकी बात को इंडोर्स करूंगी कि 14 फरवरी ही क्यों, मोहब्बत का हम लोग मोहब्बत के इजहार को नेगेटिवेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हम लोग भी मोहब्बत के कायल हैं, हमारे भी सीनों में दिल धड़कते हैं, हमारी फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन मोहब्बत के इजहार के लिए एक ही 14 फरवरी क्यों? देखें सोनिया, आपने कहा कि हमारी तो कोई मोहब्बत नहीं होती, हमारी मोहब्बत तो हराम है।
हम तो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो हराम ठहरती है, माशरा इल्ज़ाम देता है, तो फतवे लग जाते हैं। हम अपनी बात तो कभी भी नहीं कर कर ही पाएंगे। नहीं हाँ, सकते। मर्द औरत की जो जायज़ मोहब्बत है, जो हाँ। उनकी हलाल मोहब्बत है, तो वैलेंटाइन डे भी फिर वही लोग मनाते हैं ना, तो हम तो वही बात करना हाँ चाह मियाँ रहे बीवी हैं। मनाएं, कोई एतराज़ नहीं। मियाँ अपनी बीवी को डिनर पे लेके जाए, उसको डेट पे लेके जाए, उसको फूल दे, उसको गुलदस्ता दे, लेकिन सिर्फ 14 फरवरी को, आगे पीछे नहीं जा सकते। चलो 14 फरवरी को भी दे दे तो कोई मुजायका नहीं है। मतलब अब हम ये भी तो नहीं कह सकते कि 14 फरवरी को ना दे और बाकी सारा साल दे। हाँ, लेकिन अगर 14 फरवरी को मोहब्बत मनाने का दिन है तो इट्स ओके, मियाँ अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का दिन बनाए, बहन भाई आपस में मोहब्बत का दिन मनाए, दोस्त यार मनाए। लेकिन वो डेटिंग कल्चर देखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ये ईस्टर्न एजेंडा है या ये वेस्टर्न एजेंडा है, ये जो भी एजेंडा है, लेकिन डेटिंग कल्चर क्यों है इसके पीछे सीधी रीज़न मुझे जो समझ आती है वो तो सिर्फ मर्द एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट औरत को समझता है और उसको बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि जब आप शादी करते हैं आप पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो जिम्मेदारी कोई मर्द नहीं लेना चाहता। मतलब अगर उसे plenty फ्री से वो में, जान छुड़ाना चाह अगर रहे उसे हैं। सब ये जिम्मेदारी का बोझ उतार के अगर ये चीज़ मिल जाए तो उसे क्या चाहिए। हाँ, मतलब वो उन प्लेंटी से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हाँ। कि जो प्लेंटीज शादी के बाद मर्दों पे वो जो एक बर्डन होता है उन पे डाल दी जाती हैं, तो वो चाह रहे कि हमारी उससे जान छूट जाए और 14 फरवरी को हम फूलों का एक गुलदस्ता या एक फूल देके अपनी मोहब्बत का इजहार कर लें, ऐसा मोहब्बत नहीं है। साबित भी करें। अच्छा, 3 तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, मैं आपसे इसके बारे में ज़रूर तासरात आपके लेना चाहूँगी। एक लोग कहते हैं कि भाई वैलेंटाइन मनाना बहुत गलत है, ये तो मनाना नहीं चाहिए। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि हाँ ठीक है, मना लो या ना मनाओ, मिली जुली सी जिसे कह सकते हैं कि राय है। और तीसरी ओपिनियन ये होती है कि ये बिल्कुल ठीक है, मनाना चाहिए, अच्छी बात है। एक जैसे कि मदर डे है, फादर डे है, उसी तरह वैलेंटाइन डे भी होना चाहिए। तो आप इन तीनों में से कौन सा कंसेप्ट रखती हैं? देखिए सोनिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप जो भी नज़रिया रखते हैं, जो भी आप कॉन्सेप्ट रखते हैं, उसके पीछे आपके पास दलील क्या है। अगर तो मैं इसलिए जो है 14 फरवरी मना रही हूँ कि मैं कोई वेस्टर्न एजेंडा प्रमोट करना चाहती हूँ या अल्लाह माफ़ करे मैं कोई इस तरह की चीज़ प्रमोट करना चाहती हूँ तो ये गलत है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मोहब्बत, वैसे मेरा हलाल रिश्ता है, मेरे पास एक हलाल रिश्ता और मैं उससे मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ तो वो हराम तो नहीं करार दिया जा सकता। अब ये फतवा तो नहीं लगा सकते कि 14 फरवरी को तुमने क्यों किया, 14 फरवरी को तो मोहब्बत का इजहार करना मना है, हराम था। हाँ, हराम। कहीं इस्लाम में 14 फरवरी में मोहब्बत का इजहार हराम नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप इसको एक नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, आप इसको एक बुरे वेस्टर्न एजेंडा सोच के, या आप इसको नाइट क्लब्स में जाके आप जो हैं वो याशी कर रहे हैं और आप मोहब्बत साबित करने के लिए, मतलब आज कल जो मज़ेदार कल्चर है कि पहले तो डेटिंग होती है, फिर लड़के लड़कियां आपस में जो है वो इश्क करते हैं और रिलेशन बनाते हैं बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और उसके बाद होता क्या कि अगर आप 14 फरवरी को नहीं अपने महबूब को गुलाब देते या कुछ देते तो वो साबित ही नहीं होता कि आप मोहब्बत नहीं करते। और वो महबूब नाराज भी तो हो जाता है कि तुमने गुलाब का फूल मुझे क्यों नहीं तो दिया। आजकल मोहब्बत साबित करने के लिए भी 14 फरवरी को आपको लाजमी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ये चीजें बड़ी नेगेटिव पोर्ट्री हो रही है हमारी सोसाइटी में। बात है ना जो आपने बताई। बिल्कुल, देखें ये यूथ जो है उसकी मेंटली जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो इफेक्ट होगी। हाँ। जब आप बार बार मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो आप तो बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। आपको तो हर रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद लगेगा कि शायद मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, या शायद ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक ही ऐसा पार्टनर बनाएं जिस पे आप ट्रस्ट भी करते हो, जो आपके लिए जिंदगी भर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार हो, तो वही साथी अच्छा लगता है। तो आप ऐसे तो नहीं हो सकते कि मैं एक माशरे में 8-10 यार बना लूँ और उनके साथ मैं रहना शुरू कर दूँ और मैं कहूँ कि ये नहीं, उसे तो मेरे ख्याल में कोई मजहब कोई माशरा ही कबूल नहीं करता। नहीं, आजकल जो एक मॉडर्न सोच है वो कहते हैं कि आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसके साथ मर्जी ताल्लुक बनाए, जो मर्जी ताल्लुक बनाए, रोकता कोई भी नहीं है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स तो डिस्कस किए जा सकते ना। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि इस चीज का जो इफेक्ट आ रहा है या जो साइड इफेक्ट सोसाइटी में आ रहा है उसके बारे में बात भी नहीं करो। आप देखें कि आप अखबार उठा के देख लें, आप न्यूज़ उठा के देख लें, आए दिन बुरी बुरी खबरें सुनने में मिलती हैं। और मेरी ज़रूरी नहीं कि मैं उन चीज़ों को डिस्क्लोज करूं, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो समझ भी रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायद उसकी बैकएंड पे वजह यही है। बिल्कुल यही वजह है, आपके एक इमोशनल एक्सट्रीमिज्म है। आप इमोशनल तौर पे एक्सट्रीम होके आप चाहते हैं कि मेरा फ्री में काम हो जाए, मुझे कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, पर्सनल सवाल, कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह से, तो ऑब्वियसली आपके सीने में भी दिल का रखता है। तो आपको कभी किसी से प्यार हुआ? अब दिन मोहब्बत का दिन है, बेशक आप माने या ना माने, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, तो आपको कभी किसी से प्यार हुआ? आपके दिल के तारों को किसी ने छेड़ा?
देखिए, हर इंसान को एक पार्टनर चाहिए होता है ऑब्वियसली। ये आपकी एक जिनसी ज़रूरत है, आपकी एक फितरी ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे हवस के लिए किसी इंसान की ज़रूरत है। मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे एक रिश्ता चाहिए, मुझे एक साथी चाहिए। तो जब आप पार्टनर की साथी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आपके लिए जो है वो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। आपकी इमोशनल अटैचमेंट इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके लिए कितना ट्रस्टवर्दी है, वो आपको कितना सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली सबको एक पार्टनर चाहिए होता है। केयर करता है, आपका कितना ख्याल रखता है। बिल्कुल। और आपको कितना ओन करता है, आपको पब्लिक में कितना ओन करता है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिलेशनशिप की। तो मुझे भी एक पार्टनर ऐसा चाहिए। सबको एक चाहिए होता है, लेकिन चाहिए मतलब इसका मतलब आप तलाश में है। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमारे सोशल नॉर्म्स जो हैं, जो हमारे सोशल टैबूज हैं, वो किसी तरह भी मर्द को इजाज़त नहीं देते कि वो ख्वाजा सरा के साथ ताल्लुक बना सके। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम इस माशरे में रहते हैं, तो हमें इस माशरे की जो इकदार हैं, जो इसकी रिवायात हैं, उसकी इज्जत करनी चाहिए और करनी पड़ती भी है आपको। बिल्कुल ऐसा ही। तो ख्वाहिश जो है, वो गालिब कहता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमान बहुत फिर भी कम निकले। तो जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन ख्वाहिश रखना या ख्वाहिश और अगर हम किसी जुर्म नहीं है। और हम किसी औरत से ताल्लुक बनाते हैं। किसी ने प्रपोज किया आपको? प्रपोजल्स तो काफी आते हैं, लेकिन वो वन नाइट स्टैंड के प्रपोजल आते हैं। आई एम सो सॉरी। मुझे कोई रिलेशनशिप के लिए वो कहते हैं यार हम दुनिया को क्या बताएंगे, हम लोगों को क्या बताएंगे। और अच्छा देखिए, आप देखें कि ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कम्युनिटी के साथ कि दुनिया क्या कहेगी, माशरा क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो जबकि दूसरे जेंडर्स के साथ ये मामला नहीं है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे ये इस तरह की चीज़ें आपको पता शुरू से चली आ रही हैं। शुरू से हमारे पास एक रवायात चली आ रही हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी मर्द को कहूँ भी कि मुझसे ताल्लुक़ बनाओ तो वो मुझे सोशली एक्सेप्ट कर पाएगा, वो मुझे ख़ानदान में मुतारिफ़ करा पाएगा। वो तो कहीं पे वो एक ढका छुपा रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि मर्द तो पहले ही चाहता है उसका फ्री में काम हो जाए, उसको तो कहीं कोई जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। इसीलिए तो डेटिंग कल्चर मुतारिफ़ कराया गया है। तो ऐसे कोई मर्द मिलता ही नहीं है। फिर सोनिया, मैंने अपने आप को काम बात सुने, हम सोशल रिस्पांसिबिलिटी को एक साइड पे करके कह देते हैं। आपको किसी ने आज प्रपोज किया? मुझे किसी ने भी नहीं प्रपोज किया, ना मुझे किसी ने गुलाब दिया है, ना मैंने लोगों को इनकरेज किया है कि वो मुझे इस तरह से अप्रोच करें। क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में आपकी इतनी दबंग पर्सनैलिटी, लोग आपसे डरते भी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। वो कहते हैं कि हमें पकड़वा ही ना दे, कि हमारे ऊपर कोई केस ही ना कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है व्यूअर्स, अभी तक इनको किसी ने प्रपोज नहीं किया। और जितनी ये खूबसूरत है, इनके दिल में अरमान भी है, ख्वाहिश भी है कि मुझे कोई प्रपोज करे। लेकिन लोग इतनी बुरी नहीं है, ना ये इतनी स्ट्रिक्ट हैं जैसा आप लोग सोचते हैं। अब इन्हें प्रपोज करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, बट स्पेसिफिक क्वालिटीज हो ऑब्वियसली। मेरा ख्वाबों का क्या क्राइटेरिया क्या है आपका? आइडियल क्या है? हर इंसान का एक आइडियल होता है ना। चले हमारे व्यूअर्स को जरा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। मैं चाहती हूँ कि जो ख्वाबों का शहजादा, जो मेरा ख्वाबों का शहजादा है, वो लॉयल होना चाहिए, वफादार बहुत ज़्यादा वो तो सबसे पहले है ना। और इसके अलावा पूरा मर्द होना चाहिए, मतलब उसके अंदर पूरे मेल ट्रेड्स उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे ओन करे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। वो इतना वो अच्छा, वो नहीं है। देखिए कि कितनी मजे की बात है, लड़कियों के रिश्ते आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि भी सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियली स्ट्रांग, और कुछ हो या ना हो। लेकिन जूली जी ने कितनी प्यारी बात की कि वो प्रोटेक्टिव हो और वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो मेरी केयर करे, वो वफादार हो और लॉयल हो, सिंसियर हो, कबूल करे, हाँ ओन करे मुझे। तो बाकी थोड़ा भी कमाए तो चलेगा। मेरे ख्याल में बहुत सारी प्रपोजल की लाइंस लग जाएंगी आपके लिए हमारे इस इंटरव्यू के बाद। और हम बिल्कुल इसको कटिंग में नहीं लाएंगे, एडिटिंग में। ये ना हो कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो उनको जेलसी फील होने लग जाए कि अब जल्दी की और प्रपोजल आ जाएंगे। अगर सोनिया बहुत ज्यादा लोग आ गए तो मैं चूज कैसे करूंगी? ये भी तो एक मसला है। टास्क कर लेंगे फिर हम टास्क कर लेंगे। वो इज द बेस्ट। नहीं, ये तो डिपेंड्स नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे कि तुम्हारे शो पे एक शादी सीजन चला लेंगे, जैसे बाकी चैनल्स पे शादी सीजन चलाएंगे। जैसे राखी का चलता है सीजन चलता है, मतलब वो कौन सा हकीकत में कार्य होती है, एक सीजन ही होता है। तो हम वो एक तरह हम इस तरह करेंगे ना, वो चैलेंजेस दे देंगे। तो हम एक सीजन चलाएंगे, सीजन के एंड पे जो सिलेक्ट होगा उसको हम इनाम देके घर भेज देंगे। चलो ठीक है, आपका काम खत्म, अब आप घर चले जाए। नहीं, ये तो फिर ज्यादती है ना, फिर घर नहीं भेजना चाहिए। देखो, शो में मार्केटिंग भी उसे मिलेगी, टीआरपी भी उसे मिलेगी, प्रमोशन भी उसे मिलेगी। लेकिन वो प्रमोशन ये टीआरपी नहीं चाहता, वो तो आपको चाहता है, वो चाहता होगा। सोनिया, हमें कोई नहीं चाहता, तो वाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते।
लेकिन आप एक सोशल मैं ये लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकती आप, क्योंकि हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल वर्कर है, तो ये चलो मजाक से आपने ये मजाक की बात हाँ, बात कर दी, मजाक की बात तो माशाल्लाह आज वाकई नो डाउट बहुत हसीन लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत शुक्रिया। पता नहीं किसकी ये किसकी आंखों को ये मैं असल है। में तैयार होकर बैठी हूँ कि कोई मुझे अगर प्रपोज करना चाहे, अचानक उसके दिल में ख्याल आ जाए तो मुझे जल्दी में तैयारी ना करनी पड़े, मैं पहले से तैयार बैठी हूँ। तो नाज़रीन देखा आपने कि जूली जी को जितना हम लोग स्ट्रिक्ट समझते हैं और वो वैसी नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि इनके ऑलरेडी जितने वेब चैनल्स पे, सैटेलाइट चैनल्स पे इंटरव्यू चल चुके हैं, उस पर बहुत सारे लोगों की ये मिली जुली राय है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये बहुत सख्त हैं। ऐसा नहीं है, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और वो हर करैक्टर में अपने आप को, मेरे ख्याल में आर्टिस्ट वही होता है जो अपने आप को हर करैक्टर में ढाल ले, और ये क्वालिटी माशाल्लाह से इनमें पाई जाती है। अब आते हैं हम इनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली फैसलाबाद के आगे मेरा गांव है 274 GB, मैं वहीं की हूँ, मेरे वालिदैन वहीं के थे, अम्मी अब्बू दोनों वहीं के थे। अच्छा। और मैं भी वहीं पैदा हुई। तो पेरेंट्स आपके हयात हैं या नहीं, मैं 1 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई अच्छा, थी। आप 1 साल की थी जब आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई? जी, मैं माँ अच्छा, बाप- दोनों की इकट्ठे ही, मतलब कैसे? एक्सीडेंट हुआ था, ओह सो सैड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना तो इलैहि राजिऊन। उसके बाद से फिर अकेले से सर्वाइवल, आपको पता, फिर नहीं तो फिर आपकी कफालत किसने की? मेरी नानू ने, मेरी नानी अच्छा, अम्मी अच्छा, हयात थी, उन्होंने मुझे आपके और पाला। बहन भाई थे? हाँ जी, मेरी एक भाई और एक बहन और है। अच्छा, वो भी आपसे मिलते जुलते हैं? हम शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, बस रस्म सलाम दुआ तो चलती है। ऑब्वियसली वो तो फिर चलती रहती है ना। सही है, तो आपने तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। बिल्कुल ऑब्वियसली किया होगा। मेरे ख्याल में एक नॉर्मल जो हम ट्रांसजेंडर, मैं भी ट्रांसजेंडर, बीइंग अ ट्रांसजेंडर, हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरी तो फैमिली भी थी, मेरे तो बहन भाई भी थे, सब कुछ था। लेकिन जैसा कि आपने बताया, और टू बी ऑनेस्ट व्यूवर्स, मुझे आज फर्स्ट टाइम ये बात पता चली है इसी शो के दौरान कि ये 1 साल की थी और इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। इनकी जो नानो थी उन्होंने इनकी कफ़ालत की, क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्से बाद मिले और इतनी डीपली हमारी कन्वर्सेशन कभी नहीं हुई, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ सुन के। एक तो ट्रांसजेंडर थी और ऊपर से उन्होंने, मैं आपकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहूँगी कि आपने वाकई, आप बड़ी बाहिम्मत बासलाहियत इंसान है और इतनी चैलेंजेस को फेस करके भी आप माशाल्लाह से आज आपका एक कैलिबर है, एक स्टेटस है, एक मकाम है। तो ये सब बनाना कोई इजी आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे महफूज रखा है, अल्लाह ताला ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे हर कदम पे मेरे साथ अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प मदद की है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने किसी जान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला। तो बिल्कुल चैलेंजेस थे, ऑब्वियसली आपको पता है माशरे में एक यतीम बच्चे का सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। एक नॉर्मल यतीम बच्चे का सर्वाइव करना और फिर यतीम होने के साथ आप ख्वाजा शराबी हों तो फिर वो हो। आपको पता दूना मुश्किल है। फिर मेरी नानो भी इस दुनिया से चल बसी जब मैं 10 साल की थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर अकेले से सर्वाइवल, फिर मैं ख्वाजा सराओं में आ गई। हाँ। और वहाँ पे आके फिर मैं, चूँकि वहाँ पे रहती थी, डेरे पे रहती थी, लेकिन मेरा दिल करता था पढ़ने को। हाँ। तो फिर मैं ये कि मैंने पढ़ाई वहाँ से मुकम्मल की, फिर मैंने नौकरी। स्टडी कहाँ तक की आपने? मैंने ग्रेजुएशन तक की। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ, वो आपके वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल और सब कुछ से पता लगता है। आपका IQ लेवल इतना अच्छा है कि मैं जब आपके प्रोग्राम्स देखती हूँ मैं बड़ा कुछ सीखती हूँ इनसे। थैंक यू सो मच। ये वो सारे सोशल, वो जो सारी जो चीज़ें मैंने नेकेड ट्रुथ में बताई, वो वही सोशल बिहेवियर्स थे जो मैंने फेस किए। मैंने चूंकि माँ बाप देखे नहीं थे, मैंने मोहब्बत का मतलब देखा नहीं था। बहुत करीब से देखा। मेरे को पली माशरे के हाथों ना, मतलब माँ बाप की गोद में नहीं पली, माशरे की गोद में पली। तो जब जिस माशरे ने इंसान को ठोंक के कुंदन बनाया है, तो फिर वो इसलिए तो वो ऐसे फिर हीरा ही बनेगा ना। फिर मैं उनकी बारीकियों से थोड़ी वाकिफ हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि वो पत्थर ठोकरे लग लग के गोल हो जाता है। हो जाता है। लेकिन बहरहाल बड़ी बात है। मैं आई रियली अप्रिशिएट यू। मुझे इन बातों से आज से पहले मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। ये बड़ी मसरूफ़ तरीन पर्सनैलिटी है हमारी पूरे पाकिस्तान की, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। आज इनसे डिटेल में बात करने का मौका मिला। मैं समझती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि आज इतनी खूबसूरत मुलाकात हुई और बहुत सारे राज अफशा हुए, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठा। हमने भी सुना, आपने भी सुना। अच्छा, आप सोशल एक्टिविस्ट कैसे बनी? सोशल एक्टिविस्ट में इस तरह से बनी कि मैं फैसलाबाद में रहती थी और अब तब जो है एक मानी चोर के नाम से एक गैंग फैसलाबाद में, बीले आप समझती हैं हमारी ख्वाजा सरा जुबान में, मतलब औबाश नौजवान, औबाश बीले जो हैं होते हैं वो वहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकियाँ वगैरह देनी कि हमें मिलो, हमसे आके मिलो, हमसे दोस्ती करो, थ्रेट करते थे आप? तो मैंने इनकार
कर देती थी कि भी नहीं मुझे प्लीज़ अप्रोच ना करें। तो फिर उन्होंने एक दिन मेरे घर पे आ गए, मेरे घर पे वो मुसल्ला अफराद थे 3-4, उनके पास असला भी था, तो मारपीट करते रहे, मुझ पे सीधे फायरिंग करते रहे, मेरा सामान वगैरह ले गए। तो फिर मैंने उनके ऊपर जाके जो है वो FIR करवाई। तो पाकिस्तान में वो पहली मैं ख्वाजा सराती जो थाने FIR करवाने गई थी, नहीं तो पहले कभी कोई गया ही नहीं। गुंडे मवाली और तो बदमाश पुलिस ने कहा कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे हम किस सेक्ट के तहत इन्हें पकड़ें, क्योंकि हमें नहीं पता। ये कौन से सन की बात है भला? ये मेरा ख्याल है सन 2016 या 17। हाँ, क्योंकि उस वक्त हमारा कानून पास नहीं हुआ था, 2018 वाला एक्ट पास नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, फिर मैंने उनको पकड़वाया, फिर जज बट वाला केस आपको पता है, हाँ, फिर वो हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर मैंने एज अ ट्रेनर काम किया, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके स्टाफ डॉक्टर नर्सेज को सेंसिटाइज किया। अब मैं बच्चों को जा रही हूँ स्कूल में, आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपकी मैं मीटिंग्स देखती रहती हूँ। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी, और बिहेवियर चेंज में भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं तो बिहेवियर चेंज लोगों का जो है वो ज़रूरी है। तो अब मैं स्कूलों में जा रही हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि देखें राइट टू एजुकेशन अगर हम अपना इंश्योर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूलों को पहले सेंसिटाइज करें, उसके बाद ही हमारा ये राइट इंप्लीमेंट होगा। आपको पता है कि राइट टू वोट जो हमारा था वो हमने इंप्लीमेंट करवाने के लिए इलेक्शन कैंपेन्स की, ट्रांसजेंडर्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमने इलेक्शन डे ऑब्जर्वर बने, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वर बने, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम किया। तो ये वो तरीका था कि हम अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर रहे थे। राइट टू हेल्थ आपको पता है, हमें सेहत इंसाफ कार्ड मिले, और हमें जो है वो उसमें भी वार्ड मुख्तस किए। वैसे आप बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन भी बन सकती हैं, कोई इरादा है फ्यूचर में? देखिए, सियासत हमारे यहाँ सियासत बहुत बदनाम चीज़ है, और आपको पता है, बदनाम नहीं होना चाहते? नहीं, मैं बिल्कुल, अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको सियासत में जाके ख़राब नहीं करना चाहती, बस ठीक है अपना जितना कर सकती हूँ। बड़े अच्छे सियासतदान भी हैं, इस तरह हमारे जो सियासतदान बहन भाई देख रहे होंगे वो कहेंगे पता नहीं, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रही, मैं सियासत की शोबे की बात कर रही हूँ कि माशरे में वो एक बदनाम शोबा है। ओवरऑल सियासत एक बदनाम शोबा समझा जाता है, और लोगों का ये एक फितरी तौर पे एक कॉन्सेप्ट है कि सियासत में आप जो है वो आपको करना पड़ता है, और आपको इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डालूं जो वैसे मेरे ख्याल में आप एक लायर भी अच्छी बन सकते हैं। LIE वाला लायर नहीं, LAW वाला लायर। बिल्कुल, वकालत का शौक था, लेकिन जाने उसको हमने स्टेक होल्डर्स के साथ वकालत हमने करके उसको एडवोकेसी की आपने। बिल्कुल, हमने हर जगह पे जाके बात की, तो यही चाहिए था हमें, तो बिल्कुल केस ज़रूर लड़ने थे। हाँ, बिल्कुल यही है कि जब हम जिस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जब वो मकसद पूरा हो रहा है तो फिर दूसरी तरफ जो है इंसान को टाइम, ऑब्वियसली हर जॉब जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, वो एक पूरा टाइम मांगती है आपसे। तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग आपकी देखते रहते हैं। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर में मैं चाहूँगी कि हमारा जो ट्रांसजेंडर जो तबका है वो अपने घरों में इज्जत के साथ रह सके, और उनके वालिदैन उनके फ्यूचर के लिए वैसे ही परेशान हो जैसे हमारे बहन भाई के लिए में, जैसे वो कहें कि हमने अपने इस बच्चे को भी इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इन्वेस्ट करें। देखिए, हमारे माँ बाप हम पे इन्वेस्ट नहीं करते, अपने बेटे पे इन्वेस्ट करते हैं, बेटी पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी फीसिस, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें 10-10, 12-12 साल की उम्र में घरों से निकाल देते हैं। हम तब से लेके आखिरी सांस तक अपना खुद ही सर्वाइवल ढूंढते हैं, अपनी लड़ाई अपनी जंग खुद ही लड़ते रहते हैं। और आपको पता तन्हाई का एहसास कितना खतरनाक है। मेरे ख्याल में तन्हाई आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, इससे बड़ा दुश्मन तन्हा जीना कितना मुश्किल है कि मैं अपने घर वालों को भी पास नहीं रख सकती, मैं उनसे ताल्लुक नहीं बना सकती, मैं कोई दोस्त नहीं बना सकती, मैं कोई अपना पार्टनर नहीं बना सकती, मैं कोई साथी नहीं बना सकती। तो इस तन्हाई के साथ जीना कितना तकलीफदेह है, ये तो उसी को पता है जो ये तन्हाई के साथ मोहब्बत का एहसास महसूस ही नहीं किया ना हम लोगों ने। आप देखें कि हम लोग कभी भी उस एहसास को महसूस नहीं कर पाते। हमें कोई भी मोहब्बत करने को तैयार नहीं है, मोहब्बत देने को तैयार नहीं है, और अगर कोई देने को तैयार भी है तो वो सिर्फ यहाँ ज़बान की हद तक। बिल्कुल, और आप देखें ना, दिलो दिमाग से नहीं। हम अगर किसी से मोहब्बत की तलब करें तो उसको हवस समझता है। बिल्कुल, मतलब कि मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि मैंने आपसे दोस्ती करनी, मैं जिससे भी इसके बरक्स अगर कोई मर्द किसी औरत को मोहब्बत का इजहार करे या कोई औरत किसी मर्द को मोहब्बत का इजहार करे तो उसको सोशली मतलब मॉरली उतना बुरा नहीं समझा जाता, उसको बुरा समझा ही नहीं जाता। बल्कि फैमिलीज इतनी वो सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट करके वो एक निकाह के पाक बंधन में बन जाते हैं। तो शायद इस वजह से हमारा वो इतना मुनासिब नहीं समझा जाता, क्योंकि हमारा वो निकाह वाला कोई सीन नहीं है। नहीं, निकाह नहीं हो सकता, हम दोस्त तो बन सकते हैं, अच्छे दोस्त, लेकिन निकाह की जरूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्त बनने के लिए मैं ये कह, सॉरी फॉर इंटरप्शन, दोस्त बनने के लिए मैं तो खुद ये कहूँगी कि दोस्त है या बनना चाहता है
तो वो उसको सोशली एक्सेप्ट करे ना, समाजी तौर वो पर नहीं कर एक्सेप्ट करे। पाते, नहीं वो नहीं करते। ये चीज़ मुझे पर्सनली भी बड़ी बुरी लगती है। हाय फैमिली क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहन भाई। अरे भाई तुम्हें इतना डर है फैमिली का, रिश्तेदारों को, बहन भाई तो अपने घर जाओ। आओ ही फिर ना। हमारे साथ दोस्ती के प्रपोजल और वो फ्रेंडशिप के कसीदे क्यों पढ़ के सुनाते हो? और तो भी आपको ऑनेस्ट। और आपको पता भी है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि पुलिस नहीं मारते खुसरे दा प्यार कभी नहीं भुलता। सॉरी। तो शायद लोग इसलिए भी हमसे उसकी डरते क्या हैं। वजह? नहीं मेरी बात सुने, अगर वो अब आपने कहा है कि ख्वाजा सरा का प्यार कभी, मतलब वो इसलिए ना कि ख्वाजा सरा बड़े लॉयल होते हैं, ये बड़े सिंसियर होते हैं, ये क्योंकि टूट के चाहते हैं असल में मोहब्बत अगर के- किसी को चाहें तो। हम मोहब्बत की मतलाशी होते हैं ना, हाँ, हमें मोहब्बत मिली नहीं होती, तो मिली जो नहीं कोई होती। हमें दे देता है तो हम हाँ, टूट जाते हैं उस बस पे, हम कहते हैं कि हाँ निछावर हो यही है। जाते हैं कि हाँ। भाई चलो ये देखिए हमारे उसकी वजह ये है कि इसको मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स भी इसको पॉजिटिव इसका एक एस्पेक्ट से सोचें कि मोहब्बत ना फैमिली से मिली, मोहब्बत ना सोसाइटी से मिली, मोहब्बत ना माशरे से मिली, तो फिर वो एक चीज़ की कमी रह गई ना जी। कमी। तो वो कमी जब कोई थोड़ी सी फुलफिल करने की कोशिश करता है तो वो हम कहते हैं कि शायद बस यही सब कुछ, यही ऑल इन ऑल है। देखिए मोहब्बत कायनात की जुबान है, ठीक है। मैं हवस की बात नहीं कर रही। हाँ। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं हवस को मोहब्बत का नाम दे रही हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हवस एक अलग चीज़ है, लेकिन मोहब्बत तो कायनात की जुबान है। हर इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है, हर चरिंद परिंदा, आप देखें हर चीज़ नेचर मोहब्बत है। हैवान, दरिंदे, जानवर तक जो है ना, मतलब वो मोहब्बत की भी जुबान मोहब्बत समझते हैं। वो भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की जुबान भी अपने समझते हैं। जेंडर से, अपनी ब्रीड से। आप एक पालतू जानवर अपने पास रख लेते हैं, उसका कुछ दिन मोहब्बत करते हैं तो वो किस तरह आपकी तलब करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें आपका कोई हवस का रिश्ता तो कायम नहीं है उसके साथ। बिल्कुल, तो मोहब्बत तो एक फितरी रिश्ता है और ये एक फितरी अमल है, ये कुदरती अमल है, हो जाती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में मोहब्बत के बगैर इंसान अधूरा है। आज मोहब्बत का दिन है, सारी दुनिया मना रही है। बहुत सारे लोग, हम आपको आज ये नहीं कहेंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे, उसकी वजह ये है कि मैंने वो न्यूज़ देखी और सुनी और सुनाई तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने किसके साथ सेलिब्रेट करना था अपना भी बता दें। मैंने आपके साथ, लेकिन आपको इनवाइट की है। हम लोग नाजरीन आपस में वैलेंटाइन डे पिछले साल की बात करी, मैं तो पिछले साल भी मेरी फ्रेंड्स थी, जेनिफर रोज थी और सब लोग उनको जानते हैं, और फिजा अली थी और अनाया सोनिया थी। तो मतलब हमारी फ्रेंड्स ही इनवाइटेड थी। वो हमारी एक फ्रेंड की नारोवाल में थी, तो लकी अली की डेथ होगी, तो उस वजह से अचानक ड्यूरिंग प्रोग्राम कॉल आई तो सारा कंटेंट चेंज हो गया। तो लेकिन ये है कि तब इतना शौर नहीं था, जैसे जैसे हम वक्त के साथ साथ नहीं, मतलब कि वो फ्रेंड्स के साथ तो था, लेकिन वैलेंटाइन तो एक नहीं स्पेशल हमारा जी। पार्टनर। देखिए आपके सवालों के जवाब आपके पास खुद और आपने दे दिए हैं कि हमें कोई मोहब्बत करता ही नहीं तो हम किसके साथ बनाए। अगर कोई आपने किसी से लोग खुफिया मोहब्बत चाहते हैं वो हम नहीं चाहते। आपको किसी से तो हुई होगी कभी? नहीं, जब सोशली कोई इजहार करेगा तो मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह। मेरे भी इमोशंस हैं बाबा, मेरी भी फीलिंग्स हैं, मुझे भी अच्छा बुरा लगता है। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल, हर इंसान करता है। मैं खुद इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ ना। कोई इंसान मोहब्बत से इनकार तो नहीं कर मोहब्बत के बगैर जिंदगी अधूरी है। किसने किया इनकार? हाँ, कोई भी नहीं कर सकता है। काश की कहते ना, काश की उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नाजरीन को। लेकिन मोहब्बत को हवस ना बनाए। हाँ, मैं ये बार बार कहूंगी कि बिल्कुल। आजकल हवस को मोहब्बत का नाम दे दिया गया, लेकिन हवस बिल्कुल एक अलग चीज है। हद खिलाफ हूँ, हवस अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। मोहब्बत आपकी जरूरत है, मोहब्बत एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी रिश्ता है, बिल्कुल दो रूहों का। जूली जी जाते जाते, क्योंकि मेरे ख्याल में वक्त की अहमियत की कदर करते हुए टाइम काफ़ी ज़्यादा, अगर बहुत सारा टाइम हमने कीमती टाइम ले लिया, जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मोहब्बत हराम नहीं है, हवस हराम है। तो मोहब्बत करें, मोहब्बत दें, मोहब्बत फैलाएं, लोगों के साथ मोहब्बत से रहें, लेकिन हवस को मोहब्बत का नाम मत दें। मोहब्बत एक पाक रिश्ता है, उसको बदनाम मत करें। आप अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने दोस्त से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी शरीके हयात से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हवस का ताल्लुक आप सिर्फ एक इंसान से बनाते हैं। तो हवस को अपने सर पे सवार मत करें, अपने आप को ख़राब मत होने दें, डी ट्रैक मत होने दें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको डी ट्रैक करती है। और बीइंग अ यंग जनरेशन आपकी वो फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा है। तो प्लीज़ एक साथी आपका है, उसको सिर्फ चुनें और बाकियों को महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सोनिया मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया। आई रियली एंजॉयड। और तुमने मेरे काफ़ी पर्सनल राज मुझसे पूछ लिए, मेरे काबू का शहजादा तक पूछ लिया, लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन वो फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो नाजरीन, आपने आज हमारी जूली खान की वो बातें, ज़िंदगी के वो राज अफशा हुए, वो बातें देखी और वो सुनी, और आज उस चेहरे को हमने बेनकाब किया जो इससे आज से पहले आप मुतारिफ नहीं थे। तो मुझे तो उनकी मिली जुली खट्टी मीठी बातें सुन
करके बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको हमारी जूली खान से मिलके कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह ने। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।